नमस्कार बच्चों, आप सभी का क्लास 12th में स्वागत है। जैसा कि आपने अपनी बुक डाउनलोड कर ली होगी और आपने उसे देख भी लिया होगा कि आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो है रिप्रोडक्शन या जनन, जिसमें पहला पार्ट आपका है जीवों में जनन। आप सभी को पता है कि जो भी इस पृथ्वी पे जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। ऐसा ये कहा जाता है। जन्म लेना, किशोरावस्था में पहुंचना, वयस्क होना, फिर बूढ़ा हो जाना और उसके बाद मृत्यु हो जाना। तो जन्म से लेके मृत्यु तक की इस पूरी जीवन अवधि जो होती है, ये जीवन अवधि अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। कुछ में केवल एक दिन की होती है तो कुछ में कई सालों कई वर्षों की होती है। आप अपने पाठ में देखेंगे कि आपको अलग अलग जीवों की जीवन अवधि के बारे में बताया भी गया है और साथ में कुछ जीवों की जीवन अवधि को आपको खुद खोजना है। एक कोशिकीय जीवों के लिए कहा जाता है कि उनकी मृत्यु नहीं होती। वह ऐसा क्यों कहा जाता है मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन उनमें भी ये चक्र हमेशा चलता रहता है कि एक जीव से दूसरा जीव पैदा होता है। अगर हम पौधों की बात करें तो आप सभी को पता है कि एक बीज जिसमें जब उसे हम बोते हैं तो उसमें अंकुरन होता है, उससे नया पौधा निकलता है। ये उसकी कायिक प्रावस्था होती है। जब निश्चित मात्रा में पौधे में वृद्धि हो जाती है तब वो पौधा पुष्पन की अवस्था में जाता है, जिसे हम जनन प्रावस्था कहते हैं, और उसमें फूल आते हैं, फूल से फल बनता है, फल में फिर से बीज बनते हैं और इस तरह ये चक्र जो है आपका चलता रहता है। इसी तरह जो ह्यूमन बीइंग्स हैं या जो दूसरे जानवर हैं उनमें भी आप देखिए कि जीव जो है वो अपने समान बच्चों को या जीवों को पैदा करता है, संतान पैदा करता है और उसके बाद फिर वो बच्चे बड़े होते हैं, वयस्क होते हैं और वयस्क होने के बाद वो भी एक रिप्रोडक्टिव फेज़ में जाते हैं, वो अपने बच्चों को पैदा करते हैं और इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। ये जो निरंतरता है वो हमेशा, कंटिन्यूटी जो है वो हमेशा बनी रहती है। अगर ऐसा ना हो तो पृथ्वी पे जीवन समाप्त हो जाएगा। आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि जो वायरस होते हैं, विषाणु, जैसा कि कोरोना वायरस आप सब जान रहे हैं, जो विषाणु हैं उन्हें केवल इसलिए जीवित माना जाता है कि वो प्रजनन कर सकते हैं, वो अपने समान अपनी संतति को पैदा कर सकते हैं। बस उनका प्रजनन जो है वो थोड़ा अलग तरीके का होता है। इन्हें हम सजीव और निर्जीव के बीच की कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं। प्रत्येक जीव प्रजनन के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए अलग अलग तरह की विधियां इस्तेमाल करता है। उसमें जनन अलग अलग तरीक़ों से होता है और ये बहुत कुछ उस जीव के हैबिटेट, मतलब उसके निवास स्थान, उसके शरीर की संरचना और अलग अलग कारकों पर निर्भर करती है। मुख्य रूप से जो जनन होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है जिसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं और दूसरा होता है जिसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन, जैसा कि इसके नाम में लिखा है अलैंगिक, मतलब यहाँ पर कोई लिंग नहीं होता, अर्थात जनक में केवल एक प्रकार का जनक होता है जो जनक अपने समान जीवों को उत्पन्न करता है। लैंगिक जनन मतलब यहाँ दो लिंग वाले जीव या जनक होते हैं जो अलग अलग प्रकार के युग्मकों को बनाते हैं और इन युग्मकों के मिलने से जो है वो भ्रूण बनता है और यही भ्रूण आगे चलकर नया जीव बनाता है। अगर हम बात करें अलैंगिक जनन में, तो अलैंगिक जनन में विभिन्न प्रकार के जनन होते हैं, जिसे मैंने यहाँ दिखाया हुआ है। पहला है विखंडन, मुकुलन, जीवाणु जनन और कायिक प्रवर्धन। अब जो अलैंगिक जनन है उसमें जो संतति होती है आनुवांशिक रूप से वो अपने माता पिता, अपने जनक के समान होती है। अक्सर जो छोटे जीव, मतलब एक कोश के जीव या जो सरल जीव हैं, वो अलैंगिक जनन करते हैं। अलैंगिक जनन करते समय एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी होती है कि वो अलैंगिक जनन उस समय करते हैं जब जो उनके आसपास का वातावरण जो है वो उनके अनुकूल होता है, मतलब पर्याप्त मात्रा में उनके पास भोजन उपलब्ध होता है और कोई दूसरे जो बाध्यकारी कारक नहीं होते। उस स्थिति में
वो अलैंगिक जनन करते हैं। जैसे कि विखंडन जो मुख्यतः जीवाणुओं में होता है, विखंडन में एक मात्र कोशिका जो है वो विभाजित होती है, उसका केंद्रक बढ़ता है और वो फिर संतति कोशिका बना लेती है जो मातृ कोशिका के समान होती है, बस आकार में थोड़ी छोटी होती है। ऐसा अमीबा में होता है। ईस्ट जो कि एक फंजाई है, ईस्ट में अलैंगिक जनन में जो विखंडन न होकर उसमें एक उभार बनता है जिसे हम कलिका कहते हैं। इस उभार में उसके गुणसूत्रीय संरचना का कुछ हिस्सा चला जाता है। बाद में ये कलिका जो है अपनी मातृ कोशिका से अलग हो जाती है और नए जीव को जन्म देती है। कभी कभी जब भोजन की बहुत ज़्यादा अधिकता होती है तो उस समय ये कलिका निर्माण इतनी तेज़ी से होता है कि अभी जो कलिका है वो अपनी मातृ कोशिका से अलग हो भी नहीं पाती, तब तक उसमें एक नई कलिका बन जाती है, फिर उसमें नई अगली कलिका बन जाती है, फिर उसमें अगली कलिका बन जाती है। तो ये पूरी कलिकाएं एक चेन की तरह दिखाई देती है और बडिंग चेन कहा जाता है। तो ईस्ट में ये मुकुलन होता है। नमस्कार बच्चों, आज सुबह सुबह आप सभी का स्वागत है। कल तक के वीडियो में हम लोगों ने ईस्ट में मुकुलन देखा था। ठीक ऐसा ही मुकुलन हमें हाइड्रा में भी मिलता है। हाइड्रा जो कि एक बहुत सूक्ष्म जंतु होता है, उसमें भी उसके कलिका निकलती है और ये कलिका बाद में अलग होकर नए हाइड्रा की तरह कार्य करती है। पेनिसिलियम या अन्य फंजाई अपनी माइसीलियम में एक खास तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कोनिडियोफोर कहते हैं, और इन कोनिडियोफोर के सिरे से छोटी छोटी कोनिडिया बनती हैं और ये कोनिडिया अगले माइसीलियम को जन्म देती हैं अंकुरित होने के पश्चात। इसी तरह स्पंज में हमें जोम्यूल मिलते हैं। फंजाई और यहाँ तक कि अमीबा में भी सिस्ट का निर्माण होता है। ये एंडोस्पोर्स बनते हैं, जिस एंडोस्पोर्स के अंदर जो कोशिका द्रव्य है और न्यूक्लियस है वो छोटे छोटे भागों में डिवाइड होकर वो छोटे छोटे बीजाणु बनाता है। इसमें से अधिकतर बीजाणु जो हैं वो स्थिर होते हैं या फिर उनमें फ्लैजला होती है, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह किसी माध्यम में से होते हुए जा सकते हैं। ऐसे जीवाणुओं को जिनमें फ्लैजला होती है, बीजाणुओं को हम जूस्पोर्स कहते हैं। अगला चरण है वो कायिक प्रवर्धन का भी आता है। कभी कभी आप कुछ बुक्स में देखेंगे कि कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को अलग से दिया होता है, लेकिन एनसीईआरटी में इसे कायिक प्रवर्धन को लैंगिक जनन के साथ ही रखा गया है, क्योंकि इसमें भी पुराने पौधे के कुछ हिस्सों से हम नए पौधे को बनाते हैं। कायिक प्रवर्धन में आपने आलू देखा होगा। अक्सर जब आलू पुराना हो जाता है तो उसमें वो अंकुरित होने लगता है, और अगर हम इस अंकुरित हिस्से को काट कर मिट्टी में लगा दें तो वहाँ से आलू का नया पौधा निकल आता है। इसी तरह अदरक में भी कलिकाएं पाई जाती हैं। अगेव नाम के पौधे में बल्बिल्स निकलते हैं, या अगर आपने कभी साइकस देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उसके तने में नीचे बल्बिल्स होते हैं। अगर इन बल्बिल्स को निकाल के हम इसे मिट्टी में लगा दें तो यहाँ से नया पौधा बन जाता है। जल हायासिंथ या आइकॉर्निया की अगर हम बात करें तो उसमें भूस्तारिका होती है। ये भूस्तारिका पौधे से टूटकर नए पौधे को जन्म देती है। ठीक इसी तरह ब्रायोफिल्म की पत्तियों में को भी अगर हम इन्हें सुखाने की कोशिश करें या इन्हें तोड़ के मिट्टी में लगा दें तो इसकी में पर्ण कलिकाएँ होती हैं। ये पर्ण कलिकाएँ जो हैं नए पौधे को पैदा करती हैं। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। मैं आपको बता दूं कि लैंगिक जनन में यहाँ पर दो तरह के जनक होते हैं, या एक ही जनक होता है लेकिन उससे दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। इन दोनों अलग अलग लिंग वाले युग्मकों के मिलने से युग्मनज बनता है, और इसी युग्मनज या जाइगोट से आगे चल के नए जीव का निर्माण होता है। अब यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि लैंगिक जनन जो है तभी शुरू होता है किसी भी जीव के अंदर जब वो एक निश्चित कायिक प्रावस्था को पूर्ण कर लेता है। कायिक प्रावस्था या वेजिटेटिव ग्रोथ को पा लेने के बाद ही जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने रिप्रोडक्टिव फेज़ में जाता है। यहाँ पर अलग अलग एनिमल्स या अलग अलग प्लांट्स में ये रिप्रोडक्टिव फेज़ जो है उसकी टाइमिंग या उसकी साइकिल जो है वो अलग अलग होती है।
जैसे कि कुछ प्लांट्स हैं, जैसे अगर हम 1 वर्षीय पौधों की बात करें तो वो पहले ग्रो करते हैं, उसके बाद उसमें फूल आते हैं और फूल आने के बाद बीज बनता है और पौधे की आयु वहीं समाप्त हो जाती है। बहुवर्षीय पौधे जो हैं वो एक निश्चित समय अंतराल पे फ्लावरिंग करते हैं, पुष्पन करते हैं, या कुछ पौधे हैं जो हमेशा उसमें फूल आते रहते हैं। आपने बांस के बारे में सुना होगा। बांस की कुछ प्रजातियां हैं जो अपने जीवन काल में केवल एक ही बार फूल देती हैं और उसके बाद वो ख़त्म हो जाती हैं। इसी तरह स्ट्रोबिलैंथस क्यूनियाना है जो 12 सालों में एक बार फूल देता है। जानवरों में भी अगर आप देखते हैं, प्राणियों में भी देखिए, तो उनमें भी एक साइकिल चलती ही रहती है जिसमें वो एक निश्चित समय पे अंडे देते हैं। नॉन प्राइमेट्स जो होते हैं उनमें ऑयस्टर साइकिल होती है जिसमें वो ख़ास मौसम के हिसाब से वो प्रजनन के लिए तैयार होते हैं। जो प्राइमेट्स होते हैं जैसे कि मनुष्य, बंदर इत्यादि, उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती रहती है, ऋतुस्राव होता है और वो साइक्लिक ओव्यूलेशन करते हैं और इस प्रकार उनमें सतत प्रजनन होता रहता है। लैंगिक जनन की बात जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं फीमेल और मेल के लिए। ये जो सिंबल है इसे हम फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, नर मादा के लिए, और इसे हम नर के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम पौधों की बात करें तो ऐसे फूल या ऐसे पौधे जिनमें मेल और फीमेल पार्ट मतलब एंड्रोशियम और गैनोशियम दोनों एक ही फूल के अंदर होता है, उसे हम द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। अगर सिर्फ गैनोशियम मतलब फीमेल पार्ट होता है तो उसे स्त्री केसर या पिस्टिलेट कहते हैं। अगर सिर्फ एंड्रोशियम मेल पार्ट होता है तो उसे हम पुंग केसरी या स्टैमिनेट कहते हैं। अब ये दोनों तरह के फूल अगर एक ही पौधे में पाए जा रहे हैं, जैसे कि ये देखिए यहाँ पहले मेल फ्लावर आता है, उसके बाद फीमेल फ्लावर आया, ऐसे पौधों को हम उभय लिंगाश्रयी या मोनोशियस कहते हैं। जैसे कि आप कद्दू में देखते हैं, या फिर मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग और मेल प्लांट अलग, इन्हें हम डायोशियस कहते हैं। अगर यही स्थिति छोटे निम्न श्रेणी के पादपों में मिलती है जैसे कि टेरिडोफाइट्स या ब्रायोफाइट्स में, तो उनके लिए हम होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। एनिमल्स में एक लिंगी मतलब यूनिसेक्सुअल होना, जिसके अंदर यूनिसेक्सुअल मतलब मेल अलग, फीमेल अलग, नर प्राणी अलग, मादा प्राणी अलग, नर में नर जननांग, मादा में मादा जननांग होते हैं, जैसे कि आप सामान्यतः देखते हैं। और हर्माफ्रोडाइट या उभयलिंगी होना मतलब एक ही प्राणी हो और उसके अंदर नर जननांग भी हो और मादा जननांग भी हो, तो उसे हम उभयलिंगी कहते हैं। जैसे कि केचुआ हुआ या टेपवर्म वगैरह, तो ये आपके उभयलिंगी हुए, हर्माफ्रोडाइट। लैंगिक जनन एक बहुत ही धीमी और जटिल प्रक्रिया होती है और इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहली अवस्था जिसे हम निषेचन पूर्व अवस्था कहते हैं, दूसरी जिसमें निषेचन होता है, और तीसरी निषेचन पश्च अवस्था। तो प्री फर्टिलाइजेशन में हमारे 2 चीज़ें आती हैं। पहला होता है युग्मकों का निर्माण और दूसरा होता है युग्मकों का स्थानांतरण। युग्मकों का निर्माण, युग्मक गैमीट्स जो हैं वो आपके एक जैसे भी हो सकते हैं, मतलब हम मेल और फीमेल गैमेट को बिल्कुल एक जैसा पाते हैं उनके आकार में, उनकी संरचना में। ऐसे गैमीट्स को हम आइसोगैमीट या समयुग्मक कहते हैं। या फिर हमारे गैमीट्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं। जो मेल गैमीट है वो मोटाइल मतलब चलनशील होता है, और जो फीमेल गैमीट होती है वो स्टैटिक या स्थिर होती है। इन्हें हम विषम युग्मक या एनाइसोगैमीट्स कहते हैं। गैमीट्स या युग्मकों का निर्माण जो है वो जो मेल और फीमेल पार्ट्स हैं या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं उसमें होता है, और जो फीमेल गैमीट्स हैं उनका निर्माण फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है। गैमीट्स या युग्मकों के बनने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं अर्धगुणसूत्री विभाजन।
ऐसा सामान्यतः जितने भी हायर एनिमल या हायर ऑर्गेनिज्म है उसमें होता है। जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें ये थोड़ा सा अलग होता है। इसके बारे में मैं आपसे बाद में चर्चा करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार। बच्चों, हम लोग लैंगिक जनन पे बात कर रहे थे और हम लोग ने ये देख लिया था कि जीवों में अलग अलग लिंग होते हैं। ये दोनों अलग प्रकार के लिंग एक ही जीव में या एक ही पौधे में हो सकते हैं, या फिर अलग अलग पौधों में या अलग अलग जीवों में होते हैं। इसी प्रकार जो नर जनन अंग या जो नर प्राणी हैं वो नर युग्मक बनाते हैं, जो मादा जनन अंग और मादा प्राणी से मादा युग्मक बनते हैं। प्रत्येक जीव की जनन कोशिकाओं में माइक्रोस्पोर मदर सेल या मेगास्पोर मदर सेल होती है, जिसमें अर्ध गुणसूत्रीय विभाजन होता है, जिसे हम रिडक्शन डिवीज़न कहते हैं। और रिडक्शन डिवीज़न के बाद नर युग्मक जो कि अगुणित होते हैं और मादा युग्मक जो अगुणित होती हैं वो बनती हैं। अधिकतर जीवों में मियोसिस जो है वो युग्मक जनन से पहले होता है, या कहिए कि युग्मक जनन और मियोसिस दोनों साथ साथ होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन अगर आपको कक्षा 11 में जो है आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि हर एक जीव जो है, खासकर जो लोअर प्लांट्स है, वो आपके अगुणित होते हैं। तब वहाँ पर मियोसिस कब होता है? जैसा कि आपको याद होगा कि जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है अगुणित, जैसा कि मोनेरा, फंजाई, शैवाल और कुछ ब्रायोफाइट्स में पाई जाती है, जहाँ पर उन जो मुख्य पौधा होता है वो गैमेटोफिटिक होता है, मतलब कि उसमें गुणसूत्र की संख्या n होती है, और युग्मक जनन उसमें सामान्य रूप से होता है, तो युग्मक जो है वो तो अगुणित ही होते हैं। जब युग्मक आपस में जुड़ते हैं तब वो जाइगोट बनाता है, जबकि 2n होता है। अब यहाँ इन पौधों में जो मियोसिस होती है वो जाइगोट में होती है, मतलब जाइगोट बनने के बाद होती है, और फिर जो बीजाणु बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं, और इनसे जो है वो मुख्य पौधे का निर्माण होता है। तो ये तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हुई। ठीक दूसरी तरफ जो कि स्पोरोफिटिक प्लांट होते हैं, बीजाणुविद जिसे हम कहते हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, वहाँ पर युग्मकों के बनने से पहले मियोसिस होती है, जैसा कि सामान्यतः होता है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म या जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उन सब में ठीक जब युग्मकों का निर्माण होना होता है उस समय जो है वो मियोसिस होती है, और मियोसिस से गैमीट्स बनते हैं, युग्मक बनते हैं, फिर वो आपस में मिलते हैं और डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण होता है। फिर इस जाइगोट में विकास के बाद वृद्धि होती है और ये स्पोरोफिटिक जनरेशन कहलाती है, और स्पोरोफिटिक प्लांट या एनिमल बनता है। लेकिन कुछ शैवाल, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है, मतलब अपने जीवन का कुछ हिस्सा वो युग्मकोभिद की तरह, गैमेटोफिटिक की तरह, और कुछ हिस्सा स्पोरोफिटिक प्लांट की तरह रहते हैं। यहाँ पर जब युग्मनज बनता है तब स्पोरोफिटिक लाइफ साइकिल शुरू हो जाती है, वो स्पोरोफाइट के रूप में रहते हैं, और फिर जब उन्हें उसमें मियोसिस होती है तब वो गैमेटोफिटिक या युग्मकोभिद हो जाते हैं और इस तरह रहते हैं। तो यहाँ पर मुख्य बात तो यही है कि जो युग्मक है वो हमेशा अगुणित होते हैं। आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक टेबल भी दी हुई है जिसे आपको गृह कार्य के रूप में करना है, जिसमें लिखा हुआ है कि जो जनन कोशिका है उसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी है, तो जो युग्मक बनेंगे उसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी है, जिसे आप कर सकते हैं। और अगर आप मुझे भेजना चाहें तो कमेंट बॉक्स में उसकी फ़ोटोग्राफ खींचकर भेज सकते हैं। तो इस प्रकार युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन होता है। जब युग्मक बन जाते हैं उसके बाद जो अगला चरण होता है वो है युग्मक स्थानांतरण का। जो छोटे जीव होते हैं या जो छोटे पौधे होते हैं उसमें जो युग्मक का स्थानांतरण है वो अक्सर किसी न किसी माध्यम से होता है। पानी हमेशा माध्यम के रूप में काम करता है इनके बीच, या फिर अगर बड़े पौधे हैं तो वो युग्मक स्थानांतरण के लिए वहाँ पे कई अलग अलग माध्यम पाए जाते हैं। जब नर युग्मक मादा युग्मक में पहुँचता है पौधों में तो उसे हम परागण कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये जो
ट्रांसफ़र के बाद जब मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में मिलते हैं तो इसे हम फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी कहते हैं। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो निषेचन है वो हो कहाँ रहा है। अगर निषेचन प्राणी के शरीर के बाहर, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उसकी शरीर से बाहर होता है, तब इसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। और अगर यह उस जीव के अंदर होता है, चाहे अधिकतर ये मादा जो प्राणी होते हैं उसके शरीर के अंदर होता है निषेचन, तब इसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। निषेचन के पश्चात जाइगोट बनता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है। इस जाइगोट में फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे समसूत्री विभाजन होते हैं और समसूत्री विभाजन होने के पश्चात भ्रूण का निर्माण होता और फिर इस भ्रूण से धीरे धीरे जो है आपके पूरे के पूरे जीव का निर्माण होता है। अब यहाँ पर ये बात और भी जान लीजिए कि जो बाह्य निषेचन होता है, बाह्य निषेचन में जो भ्रूण है उसका विकास शरीर से बाहर होता है और आंतरिक निषेचन में भ्रूण का विकास मादा जीव के अंदर होता है। ऐसी स्थिति में जो जैसे कि जो सरीसृप है या पक्षी वर्ग के जो जंतु हैं वो अंडे देते हैं। अंडे में भी क्या है कि जो भ्रूण है उसका विकास शरीर से बाहर हो रहा है। ऐसे जीवों को हम अंड प्रजनक कहते हैं या ओविपेरस कहते हैं। जो आंतरिक निषेचन है जैसा कि स्तनधारियों में होता है उन्हें हम सजीव प्रजनक या फिर विविपेरस कहते हैं। यहाँ पर जो बाह्य निषेचन के बाद जो अंड प्रजनक होते हैं, तो जो अंड ओविपेरस एनिमल्स होते हैं उनकी सर्वाइवल रेट जो विविपेरस एनिमल होते हैं उनके सर्वाइवल रेट से कम होती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो बच्चा है उसको भ्रूण, मतलब पूरे के पूरे डेवलपमेंट के समय में वो माँ के शरीर के अंदर रहता है, तो उसको प्रोटेक्शन ज़्यादा मिलता है, उसको बाहरी वातावरण का प्रभाव उस पर कम पड़ता है, इसलिए उसकी सर्वाइवल रेट ज़्यादा होती है। और ये चीज़ आपके उसमें आप देखेंगे आगे, हम लोग जब पढ़ेंगे आगे का चैप्टर तो उसमें हमें ये देखेंगे कि किस तरह ये डेवलपमेंट होता है। तो आज के लिए अभी बस इतना ही, फिर हम अगले चैप्टर में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।